हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 जनवरी के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, हमने सभी कंटेंट न्यूज पेपर से लेते हैं, तो आपका जो भी अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो करंट अफेयर से पहले हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसका, तो बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर का। तो अभी हम लोग 67वीं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे इस बुक का। अब क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 25 तक हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है बिहार में? यह शराबबंदी से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया है भागलपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा खोला गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में स्थित है बिहार के। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मगध शासक विष्णु बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? वह जो बिंबिसार थे इसके चिकित्सक कौन थे? जीवक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीवक। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बख्तियार खिलजी को। किसको? बख्तियार खिलजी को माना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर में। तो देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो आता है दौलत राम, जयराम दौलत राम, ठीक है, दौलत राम। और एक है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, बस इतना ही, सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है, ये है यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो जो दौलत राम थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम बिहार के गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम बिहार के भारतीय गवर्नर थे दौलत राम। लेकिन जो सत्येंद्र सिन्हा थे, यह बिहार के प्रथम गवर्नर थे ब्रिटिश काल में, और ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और ये कब बने थे? 1920 में बने थे। उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में हुआ करता था। तो उस समय ये बिहार के राज्यपाल बने थे सत्येंद्र सिन्हा 1920 में। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर प्रथम भारतीय गवर्नर थे, और ये प्रथम भारतीय गवर्नर दौलत राम जी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सॉरी, किस वर्ष उड़ीसा के बिहार को पृथक कर दिया था? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर अलग राज्य बना दिया गया था? 1936 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। राजगिरी में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो 9955128211 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको यहीं पे सभी समस्या का हल मिल जाएगा। आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी 2025 को बिहार से कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार से कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार से टोटल 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने व्यक्ति को? टोटल 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं बिहार में किस किस व्यक्ति को मिला है पद्म पुरस्कार। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पद्म पुरस्कार, और हम यहाँ पे एक बेस्ट माइंड मैप बना के आपको देने का कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे बिहार को, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार को। सबसे पहले देखें तो बिहार में टोटल कितने व्यक्ति को मिला? 7 व्यक्ति को मिला। और आपको पता है पद्म पुरस्कार में 3 पार्ट होता है। एक होता है विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जो पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण जो है, पद्म विभूषण, सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करते हैं तो पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को मिला। किसको? शारदा सिन्हा को मिला है।
शारदा सिन्हा को मिला और एक किससे संबंधित है, एक कला से संबंधित है, कला से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण कितने व्यक्ति को मिला है, पद्म भूषण टोटल 4 व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति को पद्म भूषण जो मिला है, पद्म भूषण टोटल 4 व्यक्ति को मिला है। और वो 4 सॉरी, पद्म भूषण 2 व्यक्ति को मिला है। पद्म भूषण कितने व्यक्ति को मिला है, पद्म भूषण जो मिला है वह 2 व्यक्ति को मिला है। पद्म भूषण 2 व्यक्ति को मिला है और वो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले एक है सुशील मोदी, कौन सा है, सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सुशील मोदी, इनको जो है वह समाज सेवा के लिए दिया गया, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए। और एक है जिनका नाम है भीम सिंह, क्या नाम है, भीम सिंह भवेश, भीम सिंह भवेश, इनको भी दिया गया। भीम सिंह भवेश, इनको क्या दिया गया, इनको भी पद्म भूषण दिया गया। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, पद्मश्री की बात करके टोटल 4 लोगों को दिया गया। और ये 4 लोग कौन कौन है, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये 4 लोग में है निर्मला देवी, जो कि कला से संबंधित है। किससे संबंधित है, निर्मला देवी कला से संबंधित है। निर्मला देवी किससे संबंधित है, कला से संबंधित है। उसके बाद एक किशोर कुणाल को दिया गया, किनको, किशोर कुणाल को दिया गया। और एक किशोर कुणाल किससे संबंधित है, सिविल सर्वेंट से संबंधित, जो हाल ही में निधन हो गया, जो पटना महावीर मंदिर है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हेमंत कुमार को मिला गया, हेमंत कुमार को पद्मश्री दिया गया। हेमंत कुमार को बिहार से पद्मश्री दिया गया और ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हेमंत कुमार के बाद विजय महाराज को दिया गया। विजय महाराज को दिया गया, किनको, विजय महाराज। और विजय महाराज जो है यह अध्यात्म से संबंधित है। किससे, अध्यात्म से संबंधित है। तो ये टोटल जो है बिहार के जितने भी लोगों को यहाँ पे दिया गया पद्म पुरस्कार, हमने एक पेज में यहाँ पे कवर कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को दिया गया, ठीक है, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को दिया गया। और यहाँ पे निर्मला देवी को क्या दिया गया, कला के क्षेत्र में पद्मश्री। किशोर कुणाल को सिविल सर्वेंट थे तो इनको दिया गया पद्मश्री, ठीक है। और हेमंत कुमार को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया बिहार में। और विजय महाराज को अध्यात्म के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो टोटल 2 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें सुशील मोदी है और भीम सिंह है, भीम सिंह भवेश है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो है नेशनल लेवल पे पद्म विभूषण टोटल तो 7 लोगों को दिया गया। और बिहार में टोटल पद्म पुरस्कार भी 7 लोगों को दिया गया। लेकिन नेशनल लेवल पे पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, ठीक है। एक चीज हम और आपको बता दें, एक और हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप लेना चाहेंगे, ठीक है। मैप बोल रहे हैं, एक और पेज लेना चाहेंगे और वहां पे हम आपको और डिटेल में, अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें, जो पद्म पुरस्कार हुआ है, पद्म पुरस्कार की बात करें, जो पद्म पुरस्कार जो 2025 में हुआ है, तो 2025 की बात करें तो 2025 में टोटल 139 लोगों को दिया गया। कितना, 139 लोगों को। पद्म पुरस्कार देना 1954 से शुरू किया गया था और टोटल 139 लोगों को दिया गया। 139 लोगों में 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। 7 लोगों को क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया। और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 लोगों का नाम आप देख लीजिए। श्री दिवूर नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा से संबंधित है और तेलंगाना से राज्य से संबंधित है। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेखर, यह लोक कार्य से संबंधित है और ये चंडीगढ़ से संबंधित है। श्रीमती कमुदिनी रजनीकांत लखिया, ये कला से संबंधित है और ये गुजरात राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, यह कला से संबंधित है और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया और साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, ये भी केरल राज्य से संबंधित है। श्री ओसामू सुजुकी, यह इनको मरणोपरांत दिया गया और व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। ये जापान से संबंधित है, ठीक है, ये जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, कला से संबंधित है और ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, टोटल 7 लोगों को यहाँ पे दिया गया पद्म विभूषण। बाकी यहाँ पे पद्म भूषण का भी हमने ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं पद्म भूषण में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बिहार का आप देख सकते हैं यहाँ पे सुशील कुमार, यहाँ पे मोदी जी हैं, इनको सुशील कुमार मोदी, इनको मरणोपरांत इनको भी दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सभी चीजें ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमने बता दिया। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया गया है। तो इसको लेकर सबसे पहले आपको सिंधु जल समझौता को जरूर से जरूर समझना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या था, जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे नदी जो है वह यहाँ पे जो तिब्बत की क्षेत्र है,
तिब्बत के क्षेत्र से बहुत सारे नदी निकल के और यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके यहाँ पे गिरती थी। ठीक है, अरब सागर में जाके गिरती थी। तो यहाँ पे होता क्या था कि पानी को लेकर बहुत सारे विवाद होते रहते थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता होता है। कौन सा? सिंधु जल समझौता होता है। सिंधु जल समझौता होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में 1960 में, कब? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता होता है। उस समझौते में क्या बोला गया था? इस समझौता में ये बोला गया कि जो सिंधु नदी तंत्र है इसको 3 भाग में बांटा गया। एक नदी, यहाँ पे टोटल 6 नदी आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर की नदी यहाँ पे देखिए इंडस, 2 नंबर में यहाँ है झेलम, 3 नंबर में है चेनाब, 4 नंबर में है रावी, 5 नंबर में सतलज और 6 नंबर में ब्यास नदी आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल जो है 6 नदी में इसको बांटा गया। तो इसको 2 भाग में बांट दिया गया। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो 2 भाग में यहाँ पे बांट दिया गया है। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम बांट देते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 2 तरीका से बांट दिया गया। तो ऊपर के जो 3 नदी है, ऊपर के ये जो 3 नदी है इसका पानी का यूज करेगा पाकिस्तान और नीचे के 3 नदी का पानी का यूज करेगा भारत। लेकिन एक समस्या हो गया, यहाँ पे एक नियम लगाया गया कि ऊपर के जो 3 नदी है, यानी इसको ऊपर के जो 3 नदी है, ऊपर के 3 नदी कौन कौन से हैं? तो ऊपर के जो 3 नदी हैं वो है इंडस यानी सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। ये तीनों नदी का 80% पानी, इस तीनों नदी का 80% पानी कौन यूज करेगा? वह यूज करेगा पाकिस्तान। 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। बाकी इसमें का जो 20% पानी है वह इंडिया यूज करेगा। ये रूल लगाएगा। ठीक है, नीचे के जो पानी है जैसे रावी, सतलज और ब्यास, ये 3 नदी का 80% पानी इंडिया के द्वारा यूज किया जाएगा और 20% पानी किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाएगा। क्योंकि ये नदी, तीनों नदी आप देखिएगा तो यहाँ पे ये पाकिस्तान में जाके फिर यहाँ पे सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, पाकिस्तान में ही जाके मिलती है सिंधु नदी में। तो 20% पानी कौन? पाकिस्तान यूज करेगा। बाकी इस 3 नदी का 80% पानी इंडिया यूज करेगा। वो 3 नदी कौन कौन से? रावी, सतलज और ब्यास। और पाकिस्तान जो यूज करेगा 3 नदी का पानी, इंडस यानी सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। अब ये उस समय तो ये समझौता हो गया, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में सभी देश मान गए, दोनों देश मान गए और अपना काम चलने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये समझौता हुआ था तो इस समझौता के आर्टिकल 12 के सब क्लॉज 3 में, आर्टिकल 12 के सब क्लॉज 3 में एक प्रावधान किया गया कि आगे चलकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें समझौता किया जा सकता है। ठीक है, ये इसमें बोल दिया गया। उसके बाद अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, यहाँ पे जरूरत बढ़ी, तो भारत को एक और डैम बनाने की जरूरत पड़ी। तो भारत ने क्या किया? अपने सुविधा के अनुसार भारत में जो चेनाब नदी देख सकते हैं, यहाँ पे भारत में भी यहाँ पे चेनाब नदी है, तो भारत ने इस पे एक डैम बनाना शुरू कर दिया। किस पे? चेनाब नदी पे डैम बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि इस समझौता में ये भी है कि इस 3 नदियों का पानी से 20% पानी कौन यूज कर सकता है? भारत यूज कर सकता है। तो यहाँ पे एक डैम बनाने का शुरू किया। लेकिन समझौता में ये हुआ था कि झेलम, इंडस और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन ये जो है इस पे डैम जैसे ही बनाने भारत शुरू किया, पाकिस्तान को इस पे आपत्ति हुई और पाकिस्तान ने इस पे आपत्ति जताया कि इस इंटरनेशनल लेवल पे इस मामला को उठाया। और इंटरनेशनल लेवल पे इस मामला को उठाते हुए यहाँ पे एक मध्यस्थता न्यायालय है जिसका नाम है अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के द हेग में है। आप इसको इंटरनेशनल कोर्ट से रिलेट नहीं कीजिएगा, दोनों बहुत अलग है। हाँ, दोनों एक ही बिल्डिंग में, एक ही बिल्डिंग में ऊपर है उच्चतम न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो, और नीचे है अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय। ठीक है, बस 2 फ्लोर का अंतर है। ठीक है, तो रिलेट नहीं कीजिएगा, दोनों बहुत डिफरेंट है। तो उसमें पाकिस्तान मामला को लेके गया, भारत भी मामला को लेके गया। तो उसने अपना फैसला सुनाया है इधर 2 दिन पहले। और उस फैसला में क्या किया है कि ये जो अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय है, ये बोला है कि बिल्कुल भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसको हक है अपना 20% पानी यूज करने का, और वो चेनाब नदी पे डैम बना सकता है। तो इसलिए यही एक क्वेश्चन बोल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सिंधु जल समझौता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ,
एक और चीज याद रख लीजिए, इसमें भारत के तरफ से जो इस समझौता 1960 में होता, तो उस समय नेहरू जी, पंडित नेहरू जी इसमें भाग लिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और याकूब खान, ठीक है, क्या नाम है, याकूब खान जो है वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उसमें, और भारत के भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उन्होंने भाग लिए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा सिंधु जल समझौता, लेकिन हमने कोशिश की अच्छे से समझाने के लिए। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी डिटेल हमने दे दिया, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक चीज ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये आप देखेंगे तो ये पूरब में पड़ रहा है और ये पश्चिम में थोड़ा सा पड़ रहा है, तो इसलिए जो भारत, ये बोला गया कि पूर्वी नदी जो है वह रावी, सतलज और ब्यास, ये भारत को, और पश्चिमी नदी की बात किया गया जिसमें आता है इंडस और चेनाब और इंडस, चेनाब और झेलम, ये पाकिस्तान यूज करेगा, तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में ये सभी डिटेल हमने दिया हुआ है, सभी डिटेल आप देख सकते हैं। भारत जो है इस पे चेनाब नदी पे कौन सा डैम बना रहा है, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, ये दोनों बनाया जा रहा है भारत के द्वारा। तो इसी को लेकर एक झेलम नदी पे बनाया जा रहा है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, और चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत के द्वारा। तो इसको लेकर विवाद है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय, इसका स्थापना 1899 ईस्वी में ही किया गया था। इसके द हेग शांति सम्मेलन के तहत इसका स्थापना हुआ था। और नीदरलैंड, हमने शायद स्विट्जरलैंड बोल दिया, तो सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे नीदरलैंड होगा। नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। और ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में? यह है चौथा रैंक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यानी किसके पास कितना ताकत है, ये यहाँ पे दुनिया में रैंकिंग निकाली जाती है और इसमें भारत चौथे स्थान पे आया है, ठीक है। रसिया को भी भारत यहाँ पे चौथे स्थान पे आया है, ठीक है। और रसिया चीन के बाद भारत ही आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बीपीएससी में आ जाता है, इतना जो इंडेक्स का पॉइंट है ये बीपीएससी में आ जाता है, ये याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। किसी भी एग्जाम में नहीं है, लेकिन ये बीपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका पावर इंडेक्स में पॉइंट है 0.0744, रूस का है 0.0788, भारत चीन का है 0.0788 और भारत का है 0.1184 है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत चौथे स्थान पे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। फर्स्ट नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे रूस और तीसरे नंबर पे चीन है और चौथे नंबर पे भारत है। टोटल इसमें 145 देशों की रैंकिंग लगाई जाती है। जो हाल ही में कुछ न्यूज में कुछ देश थे, जैसे जापान था तो ये 7वां रैंक हासिल किया, तुर्की 8वां रैंक हासिल किया, ईरान 14वां रैंक हासिल किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये किसके द्वारा जारी किया था? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब हम लोग कुछ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स देख लेते हैं जो हाल ही में जारी हुए हैं। अगर हम लोग यूनिकॉर्न कंपनियों की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पे है। स्मार्टफोन निर्यातक में बात करें तो भारत भी इसमें भी तीसरे स्थान पे है। ब्रांड फाइनेंस 2025 की रैंकिंग देखें तो टाटा समूह जो है वो टॉप भारतीय ब्रांड में शामिल हुई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात करें तो भारत 85वें स्थान पे आए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितना है? 49वें नंबर का है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली जो है वह भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का 155वें स्थान आए हुए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा? तो 2030 तक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2030 तक भारत सरकार के द्वारा 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे लक्ष्य रखा गया टोटल जो है वह अब तक कितने 605 जो उत्पाद है उसको जीआई टैग दिया जा चुका है। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को 2003 में जीआई टैग दिया गया था और लक्ष्य हमारा 2030 तक है कि 10,000 प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, जीआई टैग देंगे। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यानी हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेत इसका फुल फॉर्म होता है। और जीआई टैग किसी भी उत्पाद को 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग का जो हेडक्वार्टर यानी रजिस्ट्री जो ऑफिस है वह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो उत्तर प्रदेश के है। इसके पास 75 उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए, हम लोग अगर भारत सरकार की और लक्ष्य की बात करें तो भारत सरकार ने 2025 तक 100 एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य रखा था। 2026 तक जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया था। 2025 में 5 ट्रिलियन जो डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत की बनाने की बात की गई थी। 2025 में क्षय रोग जो टीबी मुक्त देश है इसका लक्ष्य रखा गया था। वेटिंग टिकट खत्म पर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। 2029 तक भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया कि 100 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। यानी हम लोग अपने जो साइंटिस्ट है, जो हम लोग हमारे देश में जो विज्ञान के क्षेत्र है उस पर इतना खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, जिसके कारण नए नए रिसर्च होंगे और इसके बाद जो है वह 100 से अधिक वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा अगले 4 साल में। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बनने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक भारत के द्वारा। और जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है उसको 100% हरित ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। एचआईवी एड्स को नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया भारत में 2030 तक। और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य भी 2047 तक रखा गया है और नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। तो ये लास्ट का 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर याद रखिएगा। बाकी रेलवे वाला भी याद रखिएगा 2030 तक। ठीक है, टीबी मुक्त वाला भी याद रखिएगा, ये तो 2-3 एग्जाम में आ भी चुका है टीबी मुक्त वाला, ये सब जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में क्वाड के 9वें विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है। जो क्वाड एक देश क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें आता है इंडिया, फिर आता है जापान, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। टोटल ये 4 देशों का एक समूह है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। और इन्हीं के विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है, अलग अलग मंत्रियों का बैठक होते रहता है। तो अभी जो है वह विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ है। वाशिंगटन डीसी यही जो यूएसए का क्या है, यूएसए का राजधानी यानी कैपिटल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया, आप देख सकते हैं भारत की तरफ से एस जयशंकर के द्वारा भाग लिया गया, जो अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री। और एस जयशंकर का एक बुक हाल ही में आया है, हाउ इंडिया मैटर्स। इनका एक बुक आया है जो कि बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 5-6 मंथ पहले बुक आया है तो एग्जाम सब में आ चुका है, हाउ इंडिया मैटर्स। तो ये पॉइंट आपको जरूर से जरूर याद रखना, हाउ इंडिया मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वाड के बारे में। तो क्वाड का जो 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है तो ये वाशिंगटन डीसी में हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। इस बैठक में अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग ने इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में जो क्वाड समिट हुआ था अमेरिका के डेलावेयर में हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिए थे। क्वाड की फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इसका बनाने का उद्देश्य था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, यानी आपको पता है अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो हिंद महासागर और वो जो प्रशांत महासागर यानी साउथ चाइना सी है, वहां पे चाइना अपना जो है वर्चस्व जमाने की कोशिश करता है। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए ये जो 4 देशों का समूह बनाया गया था स्पेशली। ठीक है, और हिंद महासागर में शांति स्थापित किया जा सके इसके लिए यहाँ पे इस 4 देशों के समूह को बनाया गया था, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसमें अगर क्वाड की स्थापना 2007 में की गई थी और ठीक है, और इसमें तो सदस्य देश यहाँ पे हमने लिख ही दिया। बाकी जो ये 4 देशों के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है जिसको बोला जाता है मालाबार युद्ध अभ्यास। ओके, आप देख सकते हैं 4 देश कौन कौन से, यहाँ पे है अमेरिका, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है जापान। तो ये 4 देशों का एक मेंबर है क्वाड। और ये जो है प्रशांत क्षेत्र में यहाँ पे, और ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए इन लोगों का एक संगठन बना था 2007 में।
नेक्स्ट है, भारत में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 26 जनवरी को सॉरी माफ कीजिएगा, 25 जनवरी को मनाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जो कि 15वां क्रम का है, और इस बार इसका थीम है वेटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और इसकी शुरुआत यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 में की गई थी। क्योंकि 25 जनवरी को ही क्यों मनाए थे? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था भारत में, ठीक है। और चुनाव आयोग का कार्य क्या है? तो चुनाव आयोग का कार्य यही है कि यह भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा के, अब लोकसभा में जो आते हैं यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है, और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जो आते हैं इन दोनों का चुनाव, और जो राज्य के विधानसभा है, राज्य का जो विधानसभा है, इसका चुनाव किसके अंदर में आता है? सब चुनाव आयोग के अंदर में आता है। चुनाव आयोग के द्वारा जो 61वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत जो वोट डालने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस जो है वह राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 के अवसर पे 25 जनवरी को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को एक पुस्तक गिफ्ट किया गया। उस पुस्तक का नाम है इंडिया वोट्स 2024 अ सागा ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इस पुस्तक में यही बताया गया कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव आयोग का क्या भूमिका रहा, वो पूरा प्रोसेस, पूरा यात्रा बताया गया है 18वीं लोकसभा के चुनाव का, इस पुस्तक में बता के, और यही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को गिफ्ट किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। अगर हम लोग बात करें चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है, और यह आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान के। भाग पूछे तो भाग 15 के अंतर्गत आता है, ठीक है, भाग 15 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। अगर हम लोग बात करें कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे निर्वाचन आयोग के, ठीक है। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रामा देवी रही है, ठीक है। और ये कर्नाटक के पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, जो कि 25वें नंबर का है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, हम लोग जनवरी का पूरा दिवस देख लेते हैं। जनवरी का अगर हम लोग दिवस की बात करें, तो अभी हम लोग एक माइंड मैप बनाते हैं और जनवरी का दिवस हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं परिवार दिवस। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 4 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद आते हैं 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें 16 जनवरी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। फिर आगे अगर हम लोग बात करते हैं 23 जनवरी के बाद हम लोग आ जाते हैं 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 23 जनवरी के बाद हम लोग आते हैं 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को हम लोग जो है वह मतदाता दिवस भी मनाते हैं, मतदाता दिवस भी मनाते हैं, और पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इसी दिन हम लोग पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, पर्यटन दिवस के रूप में भी हम लोग इसी दिन को मनाते हैं। 26 जनवरी को बात करें तो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो 2025 में 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और कुष्ठ रोग निवारक दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 30 जनवरी को किसको? 30 जनवरी को हम लोग ऐसे मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर समझ में आएगा। जनवरी का पूरा दिवस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? 2024 के लिए चुना गया है किसे? तो अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अर्शदीप सिंह को चुना गया है, ठीक है। हाल ही में जो आईसीसी जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें मेंस में अर्शदीप सिंह को, यानी जो पुरुष में है, पुरुष खिलाड़ी जो है, पुरुष में इनको अर्शदीप सिंह को दिया गया था टी20 आई
का बेस्ट प्लेयर और वुमेन्स में मिल केयर को दिया गया। किसमें? मिल केयर को दिया गया था। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना 1909 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दुबई के यूएई में है। कहाँ पे? दुबई के यूएई में है। और इसके सीईओ जियोफ अलार्डिस है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। कौन? जियोफ अलार्डिस इसके सीईओ है। और चेयरमैन भारत के ही जय शाह है। ये कहाँ से संबंधित है? जय शाह इंडिया से है और ये अमित शाह के बेटा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग पूरा अवार्ड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को दिया गया भारत में। ठीक है, बाकी भारत में नंबर 1 पे एक यहाँ खिलाड़ी है जो वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, यानी उभरते हुए खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे श्रियंका पाटिल को दिया गया। ये यहाँ पे नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? अगर हम लोग बात करें तो पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसमें शीर्ष पे उड़ीसा रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहला रैंकिंग है, सबसे पहले याद रखिएगा। किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन आया है? फर्स्ट रैंक पे उड़ीसा आया है। फर्स्ट रैंक पे उड़ीसा है। और 13th नंबर पे बिहार का स्थान है। बिहार का स्थान कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे बिहार इसमें स्थान पे 13वें नंबर पे आया है। बाकी यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल 4 समूह में बांटा गया है। अचीवर राज्य में 1 से लेकर 5 रैंक आते हैं, जिसमें उड़ीसा है। आप देख सकते हैं नंबर 1 पे उड़ीसा है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात है। फ्रंट रनर में 6 से 10 रैंक के राज्य आते हैं। और परफॉर्मर में 11 से लेकर 14 रैंक के राज्य आते हैं। और इसी में 13वें नंबर पे यहाँ पे आता है बिहार। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो अगर जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आना चाहिए लेकिन आ गया। चलिए ठीक है, याद रख लीजिए। बाकी नीति आयोग की रिपोर्ट 2022-23 की बात करें तो जिसमें 18 राज्यों को राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन किया गया। इसमें टोटल 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया था। और इस 18 राज्य में भारत 13वें नंबर पे आया है। सॉरी माफ कीजिएगा, भारत नहीं, बिहार 13वें नंबर पे आया 18 राज्य में। ठीक है, चलिए नीति आयोग की बात करें, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और ये उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और सीईओ वर्तमान में आर सुब्रमण्यम है नीति आयोग की। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज बहुत जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी एग्जाम में छपने वाले आज सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के क्लासेज आपको बहुत पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। और उम्मीद अगर आपको क्लासेज में कोई डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।